प्लस इसको समझने में जहाँ समस्या आती है तो उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए, तो इसको लेकर के मैं एक पूरा का पूरा कृषि मूल्य नीति को लेकर के इस टॉपिक को अपने इस लेक्चर में कवर कर देता हूँ। आप चाहें तो अपने नोट्स जो है खुद बना सकते हो, सुनते जाओ जैसे कि ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो, और अगर बनाने में समस्या आती है, रेडीमेड नोट्स में बिलीव करते हो, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। कृषि मूल्य नीति टॉपिक से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कृषि से संबंधित, मूल्य से संबंधित है, यानी कहीं ना कहीं इसमें एमएसपी भी इन्वॉल्व हमें दिखाई देता है, या मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि कृषि के जो उत्पाद हैं बाजार में उनका क्या भाव रहना चाहिए, क्या रहता है, क्या इसके सामने समस्याएं आती हैं, ज्यादा मूल्य कर दें तो क्या परेशानियां होंगी, कम मूल्य कर दें तो क्या परेशानियां होंगी। इसी के चारों ओर ये चर्चा जो है हमारी घूमेगी, या इसी के चारों ओर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न है वो चलेगा। हम जानते हैं कि भारत जो है, भारत में आधा लगभग जो आबादी है, आधे से अधिक जो कार्यशील जनसंख्या उसे कहते हैं जो कार्य करने की इच्छा रखती है और कार्य करना चाहती है, मतलब 16 साल से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों को रखा जाता है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। कृषि पर आश्रित है, और कृषि पर इतनी बड़ी आबादी के आश्रित होने के बाद हमारी जो जीडीपी है कृषि से संबंधित, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है 15% के आसपास देखने को मिलता है। निरंतर यह योगदान आजादी के बाद से घटता जा रहा है, और इसके पीछे कहानी क्या है कि कृषि की उत्पादकता कम है, जीवन निर्वाह की कृषि हम अपने देश में कर पाते हैं। इससे ये पता लगता है कि कृषि कार्य में लगे हुए जो गरीब किसान हैं, क्योंकि आधे से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है और उत्पादकता कम है, तो इसका अर्थ ये है, इसका रिफ्लेक्शन ये होता है कि जो गरीब किसान इस कार्य में लगे हैं उनकी इनकम कैसी हो जाएगी, उनकी इनकम भी अत्यधिक कम हो जाती है। आय न्यून है, न्यून का मतलब मिनिमम। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य आज हम देखते हैं वो कैसा है, अनिश्चित, इरेगुलर, कई सारी चीजों पर। कि पट्टेदारी की दशा है, पट्टेदारी से मतलब होता है लीज पर, कई सारे लोगों को, छोटे किसानों को लीज पर जमीन मिलती भी है, या दूसरे व्यक्ति जो बड़े जमींदार हैं जो कृषि कार्य नहीं करते हैं तो उनकी जमीन को वो हल चलाते हैं और उसमें उनकी शेयरिंग हो जाती है, तो वो भी इरेगुलर। फिर घटिया प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो हम कृषि सेक्टर में जिसका उपयोग करते हैं वो उच्च स्तरीय नहीं है, खराब है। ऋण कर्ज की बड़ी समस्या देखने को मिलती है, विपणन, मार्केटिंग, सेवाओं आदि के दबावों के अधीन ये सब चीजें आ जाती हैं। यानी मोटे तौर पर हमने एक सीन क्रिएट किया कि आगे हम इस टॉपिक पर क्या लिखेंगे या हमें क्या लिखना है, उससे जुड़ी हुई चीजें हमने यहाँ पर एक क्रिएट की। आप भी ऐसे ही इंट्रो में क्रिएट कर सकते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, ऐसा तो हर व्यक्ति लिखता है। नॉर्मल सा लेखन हो गया है, तो नॉर्मल लेखन से आपको एबनॉर्मल मार्किंग तो होने से रही। इसलिए जरूरी क्या हो जाता है, जरूरी ये हो जाता है कि आप ऐसा लिखो जो दूसरों से विशिष्ट हो, दूसरों से बेहतर हो। इस जब बेहतर लिखोगे, विशिष्ट लिखोगे, तभी इन चीजों को आपको छोटी छोटी बातें मार्केट में अंतर आता है दूसरे स्टूडेंट की तुलना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीन क्रिएट किया, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इस सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेरोजगारी और गरीबी व्याप्त है। दशाएं अच्छी नहीं है, स्थितियां जब अच्छी नहीं है तो स्वाभाविक है अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनेगी। तो ऐसे परिदृश्य में एनईएस सीन में किसानों को न्याय संगत और लाभकारी कीमतें प्रदान करने में सरकार की भूमिका ने क्रांतिक महत्व ग्रहण कर लिया। इंट्रो छोटा होना चाहिए लेकिन दूसरों से अलग होना चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जो है समावेश करें। ये इंट्रो पूरा का पूरा आप लिखोगे तो बड़ा है, लेकिन हाँ इसमें कुछ पॉइंट आपको जरूर काम के हैं,
जो आप कॉपी कर सकते हो। यानी हम ये बता सकते हैं कि हमारे देश में जो कार्यशील जनसंख्या है, मोर देन 50% लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि में जुड़े हुए हैं। जीडीपी में योगदान 15% से भी कम है। पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी, ऋण की समस्या, वातावरण की समस्या, पट्टेदारी की दशाओं के कारण यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कृषि सेक्टर में गरीबी भी व्याप्त है, बेरोजगारी भी व्याप्त है। इसलिए किसानों को लाभकारी कीमतें प्रदान करने के लिए कृषि मूल्य नीति में सरकार का जो महत्व है वो अत्यधिक हो जाता है या अत्यधिक गौण हो जाता है। यही सब बातें छोटे मोटे शब्दों को चेंज करने के साथ आप लिख सकते हैं। अब सरकार क्या करना चाहती है? सरकार चाहती है कि जो कृषि उत्पाद है, किसानों की स्थिति कैसे सुधारेंगे? किसानों की स्थिति सुधारेंगे जो किसान चीजें प्रोड्यूस करता है, तो कृषि उत्पाद जो है उनकी कीमतों में कुछ ऐसा काम किया जाए कि किसानों को लाभ, तो लाभकारी कीमत सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब लाभकारी कीमत सुनिश्चित करती है, यहाँ पर भी कुछ चीजें आगे पीछे आएंगी कि पहला क्या करेगी कि फसल की कटाई के बाद के अवधि के दौरान किसानों को अपनी फसल जो है बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है, तो वो उसकी मजबूरी ना हो। कहने का मतलब ये है कि देखो, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, फसल जब हो गई उसके बाद किसान क्या करता है? अपनी उपज को मंडी में बेचने जाता है। उस समय उसे अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है। बाध्य ना हो, बाध्य होना पड़ता है क्योंकि वो फसल के उत्पादन से पहले कर्ज लेकर के अपने कार्य चला रहा था, अब फसल है ले देकर बेचना पड़ेगा। तो सरकार लाभकारी कीमत सस्ती दरों पर चूंकि बेचेगा, तो एक काम तो उसको ऐसा करना पड़ेगा कि वो किसान मजबूर ना हो जाए अपनी फसल को कि तुरंत कटाई के बाद बेचना पड़े। ठीक। दूसरा क्या होता है कि जब कभी मानसून समय पर ना आए या सूखे की स्थिति बने या बाढ़ की स्थिति बने, इसे हम कहते हैं फसल विफलता, फेल्योर। तो उस वर्ष में जो कीमतें हैं वो चीजों की बढ़ जाती है। अधिक उत्पादन होने पर दाम कम हो जाते हैं और उत्पादन कम होता है तो दाम बढ़ जाते हैं। तो दूसरा, सरकार ये भी ध्यान में रखती है कि कृषि की कीमतें इतनी ना हो जाए कि बहुत अधिक महंगाई बढ़ जाए, नियंत्रण से बाहर ना निकले। मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो और इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो कि कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या है। सरकार पहला तो ये चाहती है कि हम कम से कम किसानों को उसकी कृषि उपज का इतनी कीमत तो दे पाए कि जिससे उसने जितनी मेहनत की है उस वो मेहनत प्राप्त कर सके, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिससे जो उत्पादकों के हितों के अनुरूप रहना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है कि कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो खाद्य कीमतें स्थिर रहें। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। अगर आप किसान हैं तो आप अपने हित के बारे में सोचेंगे, मैं कंज्यूमर हूँ, उपभोक्ता हूँ, या आप उपभोक्ता है तो आप अपने हित के बारे में सोचेंगे। लेकिन सिर्फ हम अपने हितों से इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकते। समग्र रूप में ध्यान देना पड़ेगा। समग्र रूप में ध्यान देने के लिए जरूरी हो जाता है कि एक तरफ जो प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर को भी उसकी उचित कीमत मिल जाए सामान की, और जो उपभोक्ता है उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाए, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? सरकार को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। इसी संतुलन को ध्यान में रख करके वह कृषि मूल्य नीति को तैयार करती है। ठीक, इसके लिए सरकार ने कुछ अपना सिस्टम बनाया। कैसे ये काम करेंगे? आजादी के बाद से धीरे धीरे थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। तो जैसे एक सिस्टम के रूप में हम कुछ उदाहरण देख लें कि सरकार क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कुछ फसलों के लिए। आज शायद 23 या 24 फसलों के लिए सरकार की ओर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है। यानी कि यह वह मूल्य होता है कि जिससे कम पर कोई भी व्यक्ति किसानों की उपज नहीं खरीदेगा। ठीक,
दूसरी तरफ सरकार क्या करती है कि सरकार ने बोला कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो प्रदान कर देते हैं, और उसे ये भी ध्यान रखना है देश की इतनी बड़ी आबादी को कि चीजें महंगी ना मिले। खास करके हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। तो सरकार उन तक भी खाद्यान्न तो पहुंचाएगी ना, भूख से वो ना मर जाए। तो वो क्या करती है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय खाद्य निगम। तो भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, इसके अपने गोडाउन बने हुए हैं, वेयर हाउस बने हुए हैं, जहां पर ये अनाजों का, फसलों का भंडारण करता है। तो इनके माध्यम से वो क्या करती है, सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया, एमएसपी पर किसानों से उसकी उपज खरीदेगी, खरीदने के बाद वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट करेगी, रख रखाव करेगी, और फिर वो पीडीएस सिस्टम जो है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से वितरित भी करेगी। अगर ऐसे समझो कि सरकार अपने वेयर हाउस में अनाजों को स्टोर नहीं करती, सिर्फ व्यापारियों के ऊपर निर्भरता करती, तो व्यापारी क्या क्या करता, व्यापारी मुनाफा कमाता है, जहां उसको कीमत ज्यादा मिलेगी वहां सामान बेच देगा, जब कीमत कम मिलेगी वो है उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा, यानी कालाबाजारी करेगा ना। तो ये सब चीजें सरकार यहाँ पर इनको बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो कृषि विपणन यानी मार्केटिंग, मंडियां है, बाजार की आधारभूत संरचना है, वेयर हाउस पे जो फसल है उसका सही से रख रखाव हो, वो सब काम इसके लिए सरकार करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वह वे लोग जो बाजार कीमत पर सामान को नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि जब कोविड हुआ था तो सरकार ने राशन मुफ्त में देने की स्कीम चलाई थी, और इसको और 5 साल तक बढ़ा दिया है ना। तो वो पीडीएस सिस्टम उसके पहले से चलता है, जिसमें राशन कार्ड के माध्यम से, है ना, अनाज दिया जाता था, यानी जिसे हम सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक दुकान जिसे बोलते हैं, या कंट्रोल की दुकान कहते थे। इसमें गेहूं भी मिलता है, इसमें चावल भी मिलते हैं, चीनी भी मिलती है, मोटी जो अनाज है उनका भी कहीं कहीं वितरण होता है, दालों का भी वितरण किया जाता है। वह बाजार मूल्य से यानी मार्केट प्राइस से काफी रियायती दरों पर, कम मूल्य पर मिलता है। ठीक है ना। तो ये सब काम करना। अब किसको यह रियायती दरों पर मिलेगा, इसके लिए सरकार डाटा कलेक्ट करेगी, डाटा को प्रोसेसिंग करेगी कि कहीं उसमें दोहराव तो नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी तो कहीं बेनिफिट नहीं दे दिए जा रहे हैं जो उसके पात्र नहीं है, बीच में कहीं मीडिएटर बिचौलिए तो नहीं आ गए। तो सरकार इन सब कामों को करती है, इनकी मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, ये सरकार के अपने तंत्र जो है बने हुए। अब कृषि मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, या ऐसे समझ लो कि कृषि मूल्य नीति का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग चीजों पर पड़ता है। एक छोटा सा पॉइंट हम समझ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फार्म गेट कीमत। फार्म गेट कीमत क्या है, यानी ये वह कीमत होती है जिसे किसान खरीदार से प्राप्त करता है। किसान अपने खेतों में उसने अनाज, गेहूं की फसल की या चावल की फसल की, तो गेहूं और चावल वह बेचने गया, तो बेचने के बदले में उसे जो पैसा मिला वही उसके फार्म गेट कीमत के रूप में जानी जाती है। अब ज्यादातर क्या होता है कि किसान सीधे ग्राहक को नहीं बेचता है, वो उसका स्थानीय व्यापारी होगा या मंडी होगा, तो मंडी में भी व्यापारी उसे खरीदता है। तो सामान्यतः फार्म गेट कीमत जो है वो स्थानीय व्यापारी के रूप में ही होती है। अब स्थानीय व्यापारी यानी छोटे छोटे व्यापारियों से जो बल्क में बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो खरीद लेते हैं। तो ऐसे कई लेवल पे होते होते ये व्यवस्था चलती है, और अंतिम रूप से उपभोक्ता को काफी महंगी कीमत चुका करके वह फसल प्राप्त होती है। अब उपभोक्ता की जेब से तो मोटी रकम निकल जाती है, लेकिन किसान की जेब में वह मोटी रकम नहीं पहुंचती है। बीच का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कौन, ये मीडिएटर जो है वो लेके चले जाते हैं, है ना। तो फार्म गेट कीमत, इसका मतलब है कि बीच के ये जो मीडिएटर है, इन मीडिएटरों को बीच में से हटाने की आवश्यकता है ना। जैसे उपभोक्ता के द्वारा, कंज्यूमर जो अंतिम रूप से कीमत पे करता है वो क्या होती है, तो इसमें वह कीमत जो किसान तक पहुंची,
इसके साथ साथ जो स्थानीय खरीदार है उसने भी अपना प्रॉफिट लिया होगा। यानी ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति, एक किसान है, वह अपनी फसल लेकर के या तो मंडी तक पहुंचा या उसके घर से ही, उसके खलिहान से ही व्यापारी ने उसकी फसल खरीद ली। मान लो 1,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसने खरीद ली, तो 1,000 रुपए क्विंटल का भुगतान किसे हुआ? किसान को। ये कहलाती है फार्म गेट कीमत। इसने क्या किया? 1,000 की खरीदी है तो इसमें वो है अपना मुनाफा लेगा, 100 रुपए मान लो उसने अपने मुनाफा जोड़ दिया, तो 1,100 रुपए में उसने किसको बेच दी? उसने बड़े व्यापारी को बेच दी। बड़ा व्यापारी क्या कर रहा है? वह भी उसका प्रोसेसिंग करेगा, अपना मुनाफा लेगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्च होगा वो भी उसमें जोड़ देगा, यदि कोई टैक्स लगते हैं तो वो भी जोड़ देगा। तो ऐसे करके वो सब चीजें जोड़ने के बाद हम और आप जब उस सामान को खरीदेंगे तो अल्टीमेटली हम जो भुगतान करते हैं वो मार्केट प्राइस हो गया। तो उसमें फार्म गेट कीमत भी है, लोकल ट्रेडर उसका बेनिफिट भी था, जो बड़े व्यापारी हैं उनका लाभ भी है, ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्च हुआ वो भी चला गया, यदि कोई टैक्स लगता है, ऐसे मंडी में शुल्क लगते हैं ना, तो वो भी चला जाता है। तो उपभोक्ता के द्वारा ये अन्य सारी कीमतें दी जाती है। तो सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि किसान को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ता के द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच में जो बड़ा गैप है, इस गैप को मिनिमम किया जाए। यानी एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसान तक पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं पहुंच पाता, है ना। अब देखो, सरकार इसके लिए कई सारे काम करती है। सरकार ये सोचे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हम बढ़ा दें। खासकर पंजाब और हरियाणा के तथाकथित किसान मांग कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर चीज का बढ़ा देना चाहिए और बढ़ा देना चाहिए, कानून भी बना के दिया। अब समझना, मान लो सरकार ने बोला कि हम गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,500 रुपए पर क्विंटल कर देते हैं। एक क्विंटल 3,500 रुपए। किसान को तो अच्छा लगेगा कि उसकी फसल जो है, जो आज 2,200 2,500 में जाती थी, अब 1,000 रुपए महंगे में जाएगी। ठीक, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना। हर व्यक्ति किसान नहीं है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं, जिन्हें रोज अपनी आवश्यकता का भोजन खरीदने के लिए बाजार से गेहूं भी खरीदना पड़ता है या आटा भी खरीदना पड़ता है। अब 3,500 रुपए तो सरकारी रेट हो गई कि इससे कम पर कोई खरीदेगा नहीं। तो वो जब बाजार में खरीदने जाएगा तो उसको भी तो इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। तो जब इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी हमारी देश की लगभग 25% आबादी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भोजन पर खर्च करना पड़ता है। जब उसे भोजन पर खर्च करना पड़ेगा, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये ज्यादा है, तो उसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ भोजन पर चला जाएगा। जबकि दूसरी ओर जो अमीर लोग हैं, वो, उनकी आय का बहुत छोटा हिस्सा जो है भोजन पर खर्च होता है। देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक व्यक्ति एक महीने में 10,000 रुपए कमाता है, मंथली उसकी इनकम हो गई 10,000 रुपए, 4 लोगों का परिवार है। अब 10,000 रुपए जब वह कमाता है तो भोजन पर उसका कितना खर्च हो जाता है? हमने सपोज दैट अपने मिनिमम से मिनिमम रख लिया कि उसका 3,000 रुपए तो भोजन पर खर्च होता ही है हर महीने। ठीक है, तो 10,000 में से 3,000 एक महीने में जो है भोजन पर खर्च कर देता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है 1,00,000 रुपए महीने का कमाता है। क्या इसी रेशियो में वह भोजन पर खर्च करता होगा? मतलब ये 10,000 का 3,000 खर्च कर रहे हैं अपनी मंथली इनकम का, तो ये क्या 30,000 खर्च करते होंगे? नहीं, 3 का 6,000 कर देते होंगे, 10,000 करते होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो धनी वर्ग है, अमीर वर्ग है, वह खाद्यान्न पर अपनी आय का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्च करता है, तो उस पर इस बढ़ी हुई कीमत का कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अंतर किस पे पड़ जाता है? उन लोगों पर जिनकी इनकम पहले से ही बहुत कम है।
तो सरकार को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आखिर हम कृषि मूल्य नीति किस तरीके की रखें, बहुत सस्ते में खरीदना शुरू कर दें या बहुत महंगे में खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में परिणाम जो है वो विस्फोटक होते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कृषि उत्पादों की बेहतर कीमतें क्या करती है कि अन्य क्षेत्रों में कृषि पैटर्न को भी प्रभावित करती है। इस टॉपिक की थीम समझ लो कि कृषि मूल्य नीति कैसी होना चाहिए, या कृषि मूल्य नीति बनाते समय कौन कौन से कारक ध्यान में रखे जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, उनके जवाब हम इस टॉपिक में हो जाए। तो अगर कृषि उत्पादों की बेहतर कीमतें मिलती हैं तो वो कृषि के पैटर्न को प्रभावित कर देती है ना। कैसे प्रभावित करती है समझ लो। मान लो कि सरकार ने किसी एक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत अधिक कर दिया, तो किसान क्या करेगा, अन्य फसलों को छोड़ करके वह उसी फसल का उत्पादन बढ़ा देगा जिसके लिए उसे ज्यादा कीमत मिलती है, या बाजार में किसी एक फसल के लिए अच्छी कीमत मिलती है तो वह दूसरी फसलों को छोड़ करके सिर्फ उसी फसल को उगाने पर ध्यान देगा। हरित क्रांति के लाभ सभी फसलों पर समग्र रूप से दिखाई नहीं दिए। इसका लाभ किन्हीं चुनी फसलों पर, प्रमुख रूप से गेहूं चावल पर देखने को मिला, अन्य फसलों पर नहीं मिला। क्योंकि तो जो लाभ मिलना था उसी से संबंधित टेक्नोलॉजी, उसी से संबंधित क्रॉप पैटर्न, उसी से संबंधित फसल क्रम, ये सब अपनाए जाने लगते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मूल्य नीति पर कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे उनको हम छोटी छोटी हेडिंगों के अंतर्गत बना करके लिख सकते हैं। जैसे पहला आता है आय पर, इनकम पर प्रभाव। चलो इनकम पर देखते हैं। अगर मान लो सरकार छोड़ दे, डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ देती है कि बाजार के निर्बाध कार्यकरण की दया पर छोड़ दिया जाता है कि जैसी डिमांड होगी, जैसी सप्लाई होगी, वैसे काम चलता रहेगा। मान के चलो बाजार में एक दुकान है सिर्फ, जब एक दुकान है तो स्वाभाविक सी बात है जो कस्टमर है उनके हित में काम नहीं होगा, दुकानदार अपने हित में काम करेगा। तो दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, दुकानों की संख्या बढ़ जाती है तो कंपटीशन बढ़ेगा जिससे ग्राहकों को फायदा हो सकता है। लेकिन कृषि में ये सब चीजें नहीं चल पाती है कि अगर हम किसानों को या कृषि को बाजार के हिसाब से छोड़ देते हैं तो हमारी जो कृषि की अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। कैसे अनस्टेबल हो जाती है कि तो फिर इसके पीछे फैक्टर आता है। फैक्टर ये आता है कि हमारे देश में 86% जो किसान लगभग ऐसे हैं जो छोटे या सीमांत किसान, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य भूमि है। तो 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास कृषि योग्य भूमि होती है उन्हें सीमांत या छोटे किसान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2003 में ऐसे किसानों की संख्या 86% थी और यह संख्या बढ़ी नहीं है, यह कम हुई है। अब समझना इससे क्या होगा कि 86% जो किसान हैं वो छोटे हैं। अगर उनके उत्पाद की कीमत गिर जाती है, उत्पाद की कीमत कब गिरेगी, जब ज्यादा उत्पादन हो गया। ज्यादा उत्पादन हो गया तो क्या होगा, उन्हें उनकी फसल का सही कीमत नहीं मिलेगी। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई को कम कर दो। देखो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं कि एक दुकान है, ये दुकानदार 10 लीटर पानी रखता है अपने पास, एक बोतल 1 लीटर की है, 10 लीटर पानी की बोतल मंगाता है और यहाँ पर रहने वाले 10 लोग हैं, एक व्यक्ति को 1 लीटर पानी लगता है। ये इस दुकानदार के पास जाते हैं, 1 लीटर की पानी की बोतल खरीद लेते हैं और उसके लिए वो 20 रुपए का भुगतान करते हैं। दुकानदार अगले दिन फिर 10 लीटर पानी की बोतल मंगाता है, 10,
और ये 10 लोग फिर जाते हैं, फिर 20 रुपए का भुगतान कर देते हैं और ऐसे करके काम चलता है। यानी डिमांड और सप्लाई बैलेंस रूप में हमें दिखाई देती है। मान के चलो कि बाहर से 2 लोग और आ गए, 2 लोग और आ जाते हैं, पानी तो सबको चाहिए, यानी अब 2 लीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है, लेकिन दुकानदार के पास अतिरिक्त पानी की बोतल नहीं आती है। नेक्स्ट अगले दिन 2 लोग और आ जाते हैं, संख्या बढ़ गई, 14 बोतल चाहिए, लेकिन सप्लाई अभी भी 10 बोतल की है। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या करता है, वह जो 20 रुपए की कीमत थी इसको बढ़ा देगा, 25 रुपए के हिसाब से बेचने लगेगा, 30 रुपए के हिसाब से बेचने लगेगा, मुनाफा कमाएगा ना। ठीक है। अगर मान लो ये 10 की जगह 8 ही लोग रह जाते हैं, 2 लीटर एक्स्ट्रा बच जाता है, फिर 6 लोग ही रह जाते हैं, 2 अतिरिक्त बढ़ता है, तो वो क्या करेगा, इसकी रेट को कम कर सकता है या वहां से कम सप्लाई, ऐसे करके वो रेट को कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन यहाँ कृषि में क्या हो रहा है कि किसान जो है, उन किसानों के उत्पाद की कीमत घट गई कि ज्यादा उत्पादन हो गया, तो ज्यादा उत्पादन हो गया, अब वह अपनी आपूर्ति को कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वो जिस खेत में गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन या सब्जियों का उत्पादन कर रहे थे, अब उन्होंने देखा कि बाजार में हमारे सामान का सही दाम नहीं मिलता है, तो हम रोक देते हैं। जैसे कि फैक्ट्री मेड वस्तुएं रहती हैं, तो फैक्ट्री मेड वस्तुएं क्या होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, खराब नहीं होती हैं। ये चूंकि पेरिशेबल गुड्स हैं, यानी कुछ समय में खराब हो जाएंगी, तो वो ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है कि ये जो छोटे और सीमांत किसान हैं, इन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वह आपूर्ति को ना तो रोक सकते हैं, ना डिमांड को कुछ बढ़ा सकते हैं। उन्हें तो अपने सामान की बिक्री एनी हाउ करनी ही है, चाहे किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति उसको खरीदे। तो इसे कहते हैं इमरजेंसी सेल, यानी यहाँ किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो जब किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, तो इसके लिए बाजार की स्थिति पर नहीं छोड़ सकते है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि अगर आपूर्ति की बात कर सकते हैं, तो आपूर्ति के हिसाब से यहाँ पर किसानों के प्रति ये चीजें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती। देखने को हमें क्या मिलता है, देखने को ये मिलता है कि जब अधिक उत्पादन हो गया, तो जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स, वो मुनाफा कमा लेते हैं। वो सस्ती दरों पर किसानों से चीजें खरीद लेते हैं, स्टॉक करते हैं, या उनके पास सुविधाएं हैं लंबे समय तक चीजों को स्टोर करने की, उन स्थानों पर भेजने की जहां कीमत उन्हें सही प्राप्त हो रही है। तो है ना, तो आय पर प्रभाव पड़ता है कृषि मूल्य नीति के अंतर्गत। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो दूसरा प्रभाव पड़ता है फसल क्रम पर, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा स्टार्टिंग में कर चुके हैं। किसानों की आय के स्तर के परिवर्तन के कारण क्या होता है कि फसल क्रम भी बदल जाते हैं। मान लो गेहूं और चावल, हम 2 फसलों पर विचार करते हैं। चावल की कृषि करने के लिए क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, और गेहूं के लिए जो है वर्षा की आवश्यकता कम होती है। लेकिन जो एरिया जहां चावल की कृषि की जाती है, उन पर गेहूं की फसल को भी उगाया जा सकता है। फेवरेबल कंडीशन होती है कि नहीं होती है? नहीं। तो यहाँ होगा क्या कि चावल की कृषि वाले स्थानों पर चावल के साथ साथ गेहूं की कृषि को भी प्रमोट किया जाने लगेगा। तो इससे फसल पैटर्न बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? तो दोनों फसलों के उत्पादन में अगर मान के चलो कि जो प्राइस है, उस प्राइस में एक फसल को ज्यादा लाभ मिलता है, उसकी कीमत ज्यादा है, तो दूसरी जो फसल है उसके उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उसी के हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाते हैं। ठीक है। तो उत्पाद विशेष की कीमत फसल के निर्णय को प्रभावित कर देती है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है संसाधन, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधन आवंटन। क्योंकि किसान क्या करता है, किसान जो है कि ऐसी फसल जो कम प्रॉफिट दे,
और दूसरी तरफ ऐसी फसल जो अधिक प्रॉफिट दे, दोनों में से उसे चुनाव करना पड़े तो वह उस फसल की ओर जाएगा जिससे प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सारे संसाधन किधर लगेंगे? अधिक प्रॉफिट देने वाली फसल की ओर लगेंगे। ठीक, मैं किसान हूं या आप किसान हो तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या सोचेंगे कि नेचुरल सी बात है, जिस फसल से प्रॉफिट होगा हम तो उसी का उत्पादन करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो ये सही लगता है, मगर समग्र रूप से देखो कि सारे किसान सिर्फ उसी फसल का उत्पादन करने लगे जिस फसल से प्रॉफिट अधिक होता है, तो क्या वह एक पूरे राष्ट्र के लिए अच्छी स्थिति बनेगी? नेशनल लेवल पर क्या एक अच्छा संकेत होगा? नहीं। तब वह राष्ट्र के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है। यहाँ पर दूसरी फसलें चूंकि वो भी तो आवश्यक है, कम प्रॉफिट होता है इसलिए उसका उत्पादन ही नहीं होगा, हम उनको फैक्ट्री में तो नहीं बना सकते ना। जैसे मान के चलो कि शुगर, गन्ना, गन्ने का उपयोग होता है किस चीज में? गन्ने का उपयोग किया जाता है चीनी बनाने में, और गन्ने से चीनी बनाई जाती है तो इससे क्या होगा? इससे मान के चलो कि वे किसान जो गन्ने का उत्पादन करते हैं उन्हें ज्यादा फायदा हो जाता है। सरकार भी क्या करती है? सरकार काम करती है कि चूंकि शुगर मिल तक गन्ना सुगमता से पहुंच सके, शुगर मिल से दूसरे स्थानों पर बनी हुई चीनी सुगमता से पहुंच सके, तो उसके लिए अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर देती है। तो जहां अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है उसके आसपास वाले एरिया में तो ये फायदा उठाया जा सकेगा, लेकिन दूसरे स्थान जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है वहां पर उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भारत में ये हमें अब देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी कृषि मूल्य नीति अपना काम करती रहती है, यानी कृषि मूल्य नीति में इस पर भी ध्यान दिया जाता है। 90 के दशक से पहले होता क्या था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, दूसरे देशों में नहीं बेच सकते थे। 90 में एलपीजी आ गया तो एलपीजी का प्रभाव कृषि पर भी देखने को मिलता है। तो वहां अब ये चीजें समझने को मिली कि अगर हम उनका निर्यात करते हैं तो निर्यात में मोटे अनाज जो है उतनी अच्छी डिमांड उनकी नहीं है, या मोटे अनाज के बदले में उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है। जबकि जो कैश क्रॉप्स हैं, यानी वे फसलें जो सिर्फ नगद प्राप्त करने के लिए उगाई जाती हैं, वो उनकी डिमांड अच्छी है। तो इससे क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि पूरे किसान जो थे, अगर उनके पास रिसोर्सेस थे तो उन्होंने उस रिसोर्सेस का उपयोग कहाँ करना शुरू कर दिया? नगदी फसलों की ओर करना शुरू कर दिया। कुछ इसके लिए मैं आंकड़े बताता हूँ आपको कि वर्ष 95-96, 95-96 में ज्वार की फसल का जो क्षेत्रफल था कुल क्षेत्रफल का 6.3% हुआ करता था 95-96 में। 2007-8 आते आते यह एरिया घट करके 4.9% है। ऐसे ही बाजरा इसी ईयर में 5.5% क्षेत्र से घट करके 4.2% पर हो गया। अब बाजरा है या ज्वार है, ये मोटे अनाज है, मोटे अनाज जो कि एक्सपोर्ट करने पर इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कपास, तो कपास के लिए एरिया इन्हीं ईयर में जो पहले 3.8% था बढ़ करके 4.8 हो गया। चूंकि कपास कैसी है? कैश क्रॉप से, इससे अच्छी नकदी प्राप्त होती है, तो सारे संसाधन कहाँ जा रहे हैं? इस कपास के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव परिवर्तन सब जगह देखने को नहीं मिलते हैं। अब सोचा जाए कि अच्छा है ना कि किसान कपास की खेती करेगा, धनराशि मिलेगी, लेकिन आज हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है, यानी पशुओं के लिए हमें चारा भी तो चाहिए, चारे की प्राप्ति कहाँ से होती है? मोटे अनाजों से होती है। एक वर्ग ऐसा है जिसको ईंधन की आवश्यकता इन्हीं मोटे अनाजों के डंठलों से वो पूर्ति कर पाता था, तो उसमें तो कमी आ गई ना। अब उन्हें अतिरिक्त पैसा जुटाना पड़ेगा, नए प्रकार से ईंधन कलेक्ट करना है या नए प्रकार से वो बाजार से चारा खरीदना है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसी हमारे समाज के एक वर्ग पर पड़ता है, संसाधन आवंटन को लेकर के। नेक्स्ट आता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आय के वितरण पर भी कृषि कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है, और कोई एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। देखो कि कृषि मूल्य में वृद्धि अगर की जाए, कृषि के मूल्यों में, तो किसानों की आय के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मान लिया कि 2,500 रुपए क्विंटल था, 3,500 हो गया, कि तो किसानों की इनकम बढ़ेगी, 1,000 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर कि जैसे कीमत बढ़ती है तो खरीदार के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि खरीदार की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। ऐसे समझो कि एक व्यक्ति जो 10,000 रुपए कमाता है महीने, वह अगर 2,500 रुपए दे करके अपने महीने का खर्च कृषि संबंधित पूरा कर रहा था, अब उसको इसी कार्य के लिए 3,500 रुपए देने पड़ेंगे, तो उसके 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, उसकी इनकम तो नहीं बढ़ी ना, उसके तो 10,000 ही है ओवरऑल इनकम। तो उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कम हो गई। यानी ओवरऑल रिजल्ट ये हुआ कि उसकी रियल इनकम जो है वो घट गई। तो आय के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक जैसे प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, पॉजिटिव ही प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कृषि के संबंध में समझो। अगर 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 मान लो मोबाइल या कोई अन्य चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी, तो वह व्यक्ति, जैसे मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, वो व्यक्ति जो 500 रुपए एक महीने का अपने स्कूटर या बाइक में पेट्रोल डला करके एक महीने तक अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उसे 500 की जगह 1,000 रुपए का पेट्रोल लगेगा, तो वो क्या कर सकता है, वह अपना वाहन छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके अपने खर्चों को एडजस्ट कर सकता है। भाई अपने व्हीकल से नहीं जाएंगे, थोड़ी परेशानी झेल लेंगे, घर से थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, और जो पहले हम 500 रुपए खर्च करते थे, महंगाई के बाद भी हम उतने में आना जाना कर लेंगे, थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाएंगी, विकल्प ये है। लेकिन खाद्यान्न वस्तुओं के अगर दाम बढ़ते हैं, तो यहाँ हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1 क्विंटल गेहूं लगता है तो अब हम उसमें सिर्फ आधे क्विंटल गेहूं से अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। क्योंकि खाद्यान्न वस्तु ऐसी है कि जिनकी मांग और सप्लाई से, यानी उसकी कीमत बढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं या उनकी डिमांड जो है वो घट जाती है। तो कीमत अगर बढ़ी खाद्यान्न फसलों की, तो गरीबों की जो वास्तविक आय है वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें और ज्यादा खर्च करना है ना, जुटाने के लिए। आ रही है ना ये बात समझ में? ठीक है, तो जो वह वर्ग जो गरीब है, उसकी वास्तविक आय जो है और ज्यादा घट जाती है, और धनी वर्ग पर इसका कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है। तो वितरण पर प्रभाव वो हमने देख लिया, यानी जो चर्चा की थी उसी के आप पॉइंट बना करके लिख सकते हो। तो कृषि की कीमतों का वितरणात्मक प्रभाव धनी और गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए अलग होता है। इसका एक पहलू और देख सकते हो कि देखो होता क्या है कि हमारे देश में हमने बात की 86% जो है वो कैसे किसान है, वो किसान सीमांत है, छोटे किसान है। छोटे किसान है तो वो क्या करेंगे, उन्हें अपनी फसल हुई, फसल कटाई के तुरंत बाद बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अन्य जो चीजें हैं वो खरीदनी है। तो खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि से उनके जो गरीबी का स्तर है वो और बढ़ने की संभावना होती है, नकारात्मक रूप से इसका प्रभाव पड़ता है ना। और धनी किसान जो है
वो उस समय अपनी फसल को बेचती ही नहीं है, उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, वो स्टॉक कर लेंगे। तो ये भी एक उलझा हुआ सा प्रभाव देखने को। नेक्स्ट आता है कृषि मूल्य नीति में औद्योगिक उत्पाद, जो कि कृषि मूल्यों में परिवर्तन से मांग और आपूर्ति दोनों क्रियाविधियों से औद्योगिक सेक्टर में उत्पादन प्रभावित होता है ना। तो इसमें क्या प्रभाव होता है कि देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कई सारे उद्योग जो हैं जिनके लिए कच्चा माल कहाँ से आवश्यकता पड़ती है, कृषि से आवश्यकता पड़ती है। अब यदि उसके दाम बढ़ गए हैं तो औद्योगिक सेक्टर क्या करेगा? औद्योगिक सेक्टर के लिए कच्चा माल महंगा हो जाएगा। कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो उसके जो आउटपुट निकलेंगे, यानी उसका जो निर्मित माल होगा, उसकी भी तो कीमत बढ़ जाएगी। यानी कच्चे माल के महंगे होने की वजह से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो वो सामान जो बनाएगा वो महंगा हो जाएगा। जब सामान महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड घट जाएगी। डिमांड घटेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी तो नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है ना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी यानी कि होता क्या है कि वो फसल जिसकी डिमांड ज्यादा है उससे संबंधित टेक्नोलॉजी का ही विकास होता है, उसी से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति इसका उदाहरण है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में हमें देखने को मिला कि वे फसल जो अधिक प्रॉफिट देती हैं उनमें बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका एक और सीन देखने को मिला है कि जैसे पंजाब हरियाणा, हरित क्रांति के लाभ इन्हीं राज्यों को मिले। सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न फसलों की जो खरीद करती है, परचेज जो करती है, तो खरीद करती है, वहां पर भी राजनीतिक रूप से दबाव डाला जाता है कि इन्हीं राज्यों से करे अधिकांश हिस्सा, और ऐसा किया भी जाता है। तो ऐसे प्रदेशों में सरकार भी अपने पीडीएस के लिए खाद्यान्न काफी अधिक मात्रा में खरीदती है। ठीक है, तो वो जो प्रौद्योगिकियां है, टेक्नोलॉजी है, वो भी उसी से रिलेटेड अपनाते हैं जो कि ज्यादा लाभ देने वाली फसलें होती है। इसके अलावा कृषि मूल्य, ये भी कृषि मूल्य नीति ये भी ध्यान रखती है कि इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन किस बात को लेकर है ना। विश्व बाजार में स्थितियां घरेलू मार्केट से अलग होती है। विकसित देश के उपभोक्ता जो है वो क्या करते हैं, चीजों को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट करने के साथ साथ वो ध्यान देते हैं क्वालिटी पर। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद उतने क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाते, इसलिए हम उनके समकक्ष नहीं खड़े हो पाते, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सामान भी, एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल लेवल पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस रखे, तो हमें क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बनाने ही पड़ेंगे। तो वो भी इसके लिए एक फैक्टर हो जाता है। फिर इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। विकासशील देशों में खाद्यान्नों की जो कीमत है, एक तो डिमांड ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, तो इस कारण से क्या होता है कि डिमांड ज्यादा बढ़ती है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसके आधार पर इन्फ्लेशन की गणना होती है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें जो है उसमें लिस्टेड है। तो उसमें लिस्टेड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर उसकी कीमतें अधिक दिखाई देखने की मिलती है। जैसे ये कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, अगर आपको याद रहे तो लिख लो, नहीं रहे तो इसको छोड़ भी सकते। कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये वाला पॉइंट मैं नहीं लिख सकता हूँ, या मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, समझ गया था मगर रिप्रोडक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। तो ये वो फैक्टर थे, यानी कृषि मूल्य नीति से संबंधित बातें थी जो यहाँ हमने डिस्कस की कि कृषि मूल्य नीति का प्रभाव क्या पड़ता है। अब आते हैं कि कृषि मूल्य नीति बनाते समय कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको निर्धारित करेंगे। निर्धारक कारक जो है उसके लिए कुछ पॉइंट है, तो मैं आज तो नहीं, इनको अगली क्लास में कवर करा देता हूँ इन पॉइंट को। और